हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 10th ऑफ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हर प्रकार के पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए पेड कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रही है, फुल फ्लैज कोर्स अवेलेबल है जहां पर पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हर प्रकार के आपके कंफर्ट के हिसाब से जैसा कोर्स आपको चाहिए वैसा यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1 2 3 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। सो गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है इडलिब के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन ये बन सकता है, इडलिब अभी रिसेंटली न्यूज में थी, इसकी लोकेशन कहां पर है? तो याद रखिएगा, सीरिया के अंदर इडलिब नाम की एक प्रोविंस हम लोग को देखने को मिलती है। टर्की के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है, राइट? ये आप देखिए यहाँ पर। और ये टॉपिक इसलिए न्यूज में था क्योंकि सीरियन और रशियन प्लेन्स ने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले एक एरियल स्ट्राइक यहाँ पर कंडक्ट करी थी। एरियल स्ट्राइक में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट्स के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए गए थे और काफी डेडली इंसिडेंट्स ये हम लोग को देखने को मिला था। और आप देख सकते हैं, स्कूल्स में जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स जहां पर पेशेंट्स रहते हैं, मार्केट जहां पर सिविलियंस रहते हैं, वहां पर सीरियन और रशियन सरकार ने इस प्रकार का डेडली एक्ट किया और शर्मसार एक्ट हम लोग को इस प्रकार का उनका देखने को मिला। काफी बुरी चीज है। इसमें इनोसेंट लोगों की कितने सारे इनोसेंट लोगों की जान गई होगी। तो ये टॉपिक जो है गाइस, ये आपके एथिक्स पेपर 4 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार के आंसर की डिमांड करता है कि पूरे दुनिया भर में क्या मैनकाइंड जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एथिक्स पेपर 4 में देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार के एग्जाम्पल जरूर मेंशन कीजिएगा, राइट? तो इसकी बात है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में एट प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, उन्होंने इस अटैक को वॉर क्राइम्स जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है कि ये अटैक जो है वो वॉर क्राइम, और एग्जैक्टली बात है, ये क्राइम है। यहाँ पर इनोसेंट लोगों की कितनी ज्यादा मृत्यु हुई होगी क्योंकि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट के ऊपर एरियल स्ट्राइक कंडक्ट की गई है, राइट? शर्मनाक बात है काफी ज्यादा। अब थोड़ी सी और बात करें इडलिब प्रोविंस की, तो गाइस ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा हम लोग को जो एरिया देखने को मिलता है ये मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया एक प्रकार का। आप देखेंगे यहाँ पर जिहादिस्ट फोर्स भी मौजूद है, जिहाद वाले लोग भी हैं, टेररिस्ट वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीरिया के रिबल्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बागी वगैरह देखने को मिलते हैं, कुर्दिश फोर्सेस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। सीरियन सरकार जो है वो इस तरफ है, ब्लू कलर का जो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है। और टर्की जो है गाइस, उसकी भी फोर्सेज यहाँ पर है, जो कि सीरिया के अगेंस्ट जो है वो अपने सैनिकों को उसने भेजा हुआ है। साथ ही साथ जो सीरिया के जो बागी हैं उनको सपोर्ट करती है टर्किश मिलिट्री वगैरह। तो ये सब चीजें जो है आप देख सकते हैं, इडलिब प्रोविंस जो है वो कितनी ज्यादा डिस्टर्ब प्रोविंस हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखिए आगे चल के इससे रिलेटेड कुछ दिनों बाद अगर कोई एडिटोरियल आता है या कोई इंटरनेशनल न्यूज आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो दोबारा से मैं आप लोग की कवर कराऊंगा। अभी के लिए सिर्फ एक जनरल बेसिक आइडिया जो है वो इस प्रोविंस से रिलेटेड आपको होनी चाहिए कि कितनी डिस्टर्ब एरिया आई है, और दूसरी बात आपको इसकी लोकेशन जो है वो इन जनरल एट प्रेजेंट पता होनी चाहिए, राइट? अब पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 1 से रिलेटेड एक ही टॉपिक था। बात हो रही है कार्डसा के बारे में। कार्डसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस टॉपिक को पहले हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में। एक बेसिक चीज मैं आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगा इस, तो ये हम लोगों ने कवर किया हुआ था जब हम लोगों ने रशिया से डील करी थी S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। तब उस समय अमेरिका ने हमसे बोला था कि हमारे ऊपर जो है वो अमेरिका कार्डसा के तहत जो है वो सैंक्शन लगा देगा, क्योंकि कार्डसा जो है गाइस ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत, ये जो कि 2018 में आया था, ये यूएसए को पावर देता है, यूएसए की गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर कोई भी कंट्री पूरे दुनिया भर में रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी प्रकार की डील करती है, उनके डिफेंस या फिर इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ किसी भी प्रकार की डील, जैसे कि हम लोगों ने S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो रशिया से परचेस करने के लिए रशिया के साथ डील करी है। प्लस अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कल या परसों के लेक्चर में ही हम लोगों ने सुकोई Su-30 MKI के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो ये वाली डील भी रशिया के साथ हमारी हो रही है। तो ये जो दो डील है गाइस, इसको लेकर इंडिया जो है वो यूएसए की इसकी रडार में आ चुका है, कार्डसा की रडार में आ चुका है। और यूएसए जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की चर्चाएं कर रहा है, बातचीत कर रहा है, क्योंकि इसका ये जो कानून है गाइस, ये इन 3 कंट्री के साथ अगर कोई भी कंट्री किसी प्रकार की डील करती है तो उसके ऊपर ये जो है वो
सैंक्शन इम्पोज कर देती है यूएसए, राइट। और इसके तहत बेसिकली टारगेट जो किया जा रहा है वो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर किया जा रहा है, उसको पनिश करने के लिए, क्योंकि ये कानून जो स्पेशली लाया गया था ये रशिया को पनिश करने के लिए लाया गया था। क्योंकि देखो ये सब चीजें तो डायरेक्टली यहाँ पर बताई नहीं जाएंगी, बट ये कुछ हम लोग को एनालिसिस के तौर पर देखने को मिल जाती है कि ये कानून जो है वो क्यों डिजाइन किया गया। एग्जैक्टली यूएसए का मेन टारगेट चाइना तो है ही है, बट साथ ही साथ रशिया भी है। अब देखिए ये रशिया के ऊपर यूएसए क्यों टारगेट करती है, क्योंकि रशिया ने के ऊपर आरोप है कि कुछ समय पहले जब 2016 में इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तब उस समय कुछ छेड़खानी जो है वो साइबर से रिलेटेड, यानी कि कुछ ऑनलाइन छेड़खानी जो है, हैकिंग वगैरह जो है वो कुछ रशिया के द्वारा करवाई गई थी। तो ये ऐसी चीजें भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी यूएसए के 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अब दोबारा से इलेक्शन आ रहा है यूएसए में, तो इसलिए यूएसए का टारगेट जो है वो रशिया एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये जो है वो एकदम से एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन अभी बहुत नजदीक है। मेरे ख्याल से इलेक्शन जो है वो नवंबर में हम लोग को देखने को मिलने वाला है यूएसए के अंदर, राइट। तो इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि नवंबर 3 2020 को इलेक्शन की जो है वो प्रपोज डेट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसलिए जो मेजर पूरा जो टारगेट है वो रशिया के ऊपर किया जा रहा है। अब इसमें इंडिया भी चपेटे में आ सकती है, क्योंकि इंडिया की डील जो है वो रशिया के साथ चल रही है। साथ ही साथ 2014 में रशिया ने क्रीमिया को जो है वो एनेक्स किया था, उसके ऊपर कब्जा किया था यूक्रेन से क्रीमिया को। तो उसको लेकर भी रशिया को G8 से निकाल दिया गया था। आपको पता होगा हम लोग ने कल, मेरे ख्याल से कल परसों भी G8 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। ग्रुप ऑफ 8 नेशन थे, उससे रशिया को हटा दिया गया था, राइट। इसके अलावा सीरियन सिविल वॉर में इन्वॉल्वमेंट जो रशिया का होता है, उसको लेकर भी ये चीज देखने को मिली। अभी हमने बात करी ना सीरियन सिविल वॉर की, 2011 से हालांकि ये वॉर चल रहा था, और अभी रिसेंटली देखिए सीरिया और रशिया के प्लेन्स ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी। तो उसको लेकर भी जो खफा जो है वो यूएसए रशिया से होती है, और उसको लेकर यूएसए ने इस प्रकार का कुछ कानून लाया हुआ है, कार्डसा नाम का। ठीक है, तो ये कार्डसा जो है वो इससे रिलेटेड है, सैंक्शन से रिलेटेड। ये चीज याद रखना, 3 कंट्रीज के नाम जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए, और इसका मेजर जो टारगेट है वो रशिया एट प्रेजेंट, ज्यादा रशिया, और बाकी चाइना तो इसका है ही है वो तो, बट इस कानून से रिलेटेड चाइना का कोई रोल यहाँ पर यूएसए का नहीं देखने को मिलता। इस कानून से रिलेटेड सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। आप जानते हैं ईरान के साथ भी यूएसए की टक्कर हमेशा से देखने को मिल रही है। पिछले 2 साल से इनकी टक्करों में एक्टिविटीज काफी ज्यादा ही कुछ बढ़ गई हैं, राइट। तो ये सब चीजें, तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी, जनरल डिटेल आपको होनी चाहिए। और इंडिया जो है वो इसके यूएसए के सैंक्शन की रडार में है, क्योंकि इन 2 चीजों को लेकर, स्लाइड को लेकर, तो ये स्लाइड में आप थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने सुकोई Su-30 MKI की डील के बारे में भी मैंने आप लोग को भी पढ़ाया हुआ था, राइट। अब बात करेंगे DOAC के बारे में, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पार्लियामेंट का एक कानून था 1973 का, उसके तहत बनाई गई है। और DOAC का एग्जैक्टली काम क्या है, तो इसका काम जो है गाइस, सिंपल सी बात याद रखना, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्बन आर्ट कमीशन। जो केंद्र जो है, सेंटर जो है गाइस, वो उसको ये क्या करती है, दिल्ली दिल्ली शहर के पर्यावरण और उसके डिजाइन, यानी कि दिल्ली शहर और उसके एनवायरमेंट डिजाइन, यानी कि अर्बन और एनवायरमेंटल डिजाइन, दिल्ली का अर्बन और एनवायरमेंटल डिजाइन है, उसकी क्वालिटी के ऊपर बेस्ड उसको प्रिजर्व करने का काम, उसको डेवलप करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम होता है। कुल मिलाकर सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखिएगा, दिल्ली को पूरा मेंटेन, दिल्ली का जो पूरा डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको मेंटेन करना, और भी उसको अच्छा बनाना, बेटर बनाना, मॉडिफाई करना, वो काम इस दिल्ली अर्बन आर्ट का होता है। यानी कि एक शहर को डेकोरेट करने का इसका काम है, और जो भी शहर में जो भी डिजाइन है वो प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्टेड रहे, वो इसका काम होता है, राइट। और ये समय समय पर जो है वो गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो इसके 3 रोल होते हैं, ये सरकार को गाइडेंस देती है, पॉलिसी एडवाइजर है सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रेगुलेट करती है, यानी कि पूरी चीज जो है वो देखती है दिल्ली की पूरी डिजाइन वगैरह को, और एनवायरमेंटल डिजाइन वगैरह जो है उसके, और अर्बन डिजाइन है उसको पूरा देखती है। ये थिंक टैंक का भी काम करती है, क्योंकि समय समय पर वेरियस पॉलिसीज वगैरह इसके थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। और एडवाइस और गाइडेंस जो है ये लोकल बॉडीज को भी करती है, ना ही सिर्फ केंद्र सरकार को, बल्कि जो लोकल म्युनिसिपल बॉडीज वगैरह जो होती हैं उनको भी ये गाइड वगैरह जो है वो करती है, एडवाइस वगैरह देती है, ठीक है। तो ये चीज है इससे रिलेटेड, जिसके बारे में एक बेसिक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अभी यूएसए के अंदर एक नया वीजा रूल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है यूएसए के वीजा रूल्स का, ये हम लोग ऑलरेडी 29 जून को थोड़ा सा कर चुके हैं, बट इसमें नई चीज आई है एजुकेशन सेक्टर को लेकर, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बट आप क्या कीजिएगा, 29 जून को ओनली करंट अफेयर, ये जो आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब में, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो यूट्यूब में जाकर ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा चैनल
जो है वो सर्च कर लीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें 29 जून के वीडियो में आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। अगर ना मिले चैनल वगैरह तो मुझसे फेसबुक पर इसकी लिंक मांग लेना। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने H1B वीजा जो है गाइस उसको सस्पेंड किया था अभी रिसेंटली। हम लोगों ने इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा भी करी थी, और भी कौन से वीजाज होते हैं उसके बारे में भी मैंने आप लोग को इस टॉपिक में पढ़ाया हुआ था। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो एक बार जाकर रिवाइज कर लो, या फिर आपके जो नोट्स होंगे प्रीवियस उसको एक बार देख लेना आज ही। तो आज ही के आज ही ये वाला टास्क आपका रिवीजन का भी खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म, राइट। और बाकी जो नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, 29 जून वाले टॉपिक पे जरूर चले जाना। अब आते हैं दोबारा से, एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि यूएसए भी वीजा पॉलिसी सस्पेंड कर रहा था, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। इसमें जो चीजें सामने आई हैं वो ये बताई जा रही है कि यूएसए के अंदर स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारी चीजें कोरोना वायरस के चलते काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, राइट। आप लोग को पता होगा। अब यहां पर यूएसए का कहना यह है कि अगर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से ऑनलाइन हो गए हैं, जो इन पर्सन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, यानी कि स्कूल में हम फिजिकली जाते हैं और क्लास अटेंड करते हैं, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी स्कूल के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस स्कूल या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस अपने देश जाना पड़ेगा, या फिर उनको कुछ दूसरी चीज जो है वो यहाँ पर करनी पड़ेगी, सिक्योर करनी पड़ेगी, जिसके तहत उनको यूएसए में रहना कंटिन्यू हो जाए। क्योंकि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे अगर वो ऑनलाइन हो गए, राइट, और हो ही रहे कोरोना वायरस के चलते, तो अगर किसी भी कोई एक छात्र है, अगर कोई एक स्टूडेंट है, अगर वो किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन हो गया है, तो यूएसए कह रहा है कि अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो उनको अपने अपने देश वापस जाना पड़ेगा। तो ये वाली चीज जो है वो यूएसए के अंदर आ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने एक नए डायरेक्शन इस प्रकार के इशू किए हैं, और इसमें स्पेशल कोटा जो है वो इन पर्सन क्लासेस का मीट करना होगा स्टूडेंट्स को, तभी जाकर उनको अलाउ किया जाएगा यूएसए में रहने के लिए, या फिर उनको कोई दूसरी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी अगर उनको यूएसए में रहना है तो, राइट। तो ये वाली चीज है। और इसमें एक दो चीजें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल यूएसए के अंदर, 1.1 मिलियन, लगभग 11 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। यूएसए का जो हायर एजुकेशन पॉपुलेशन है, यानी कि जो हायर एजुकेशन वाले जो जितने बच्चे हैं यूएसए के अंदर एनरोल्ड है, उसका 5.5% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और इंडिया जो है गाइस उसके स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया आती है यूएसए के अंदर, जो हमारे जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं उसके मामले में, यानी कि इंटरनेशनली जितने भी स्टूडेंट्स यूएसए में हैं, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर चाइना के बाद इंडिया के नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। और ये ऑर्डर जो है गाइस ये डायरेक्टली F1 और M1 वीजा से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए, देखो H1B वीजा के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और भी काफी सारे वीजा हम लोग ने यहाँ पर कवर कराए हुए हैं। इसके अलावा H1 वीजा अगर आता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक ऐसा वीजा है जो कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टोरल स्टडी के लिए जो लोग यूएसए जाते हैं तो उनको ये वीजा मिलता है। तो M1 वीजा की बात करें तो ये वोकेशनल कोर्सेज के लिए, यानी कि स्किल्स वगैरह, अगर किसी का अच्छी स्किल्स वगैरह होती है और फिर उस स्किल्स के आधार पर अगर उसको यूएसए बुला लिया जाता है, या फिर वो यूएसए चले जाते हैं अपनी स्किल्स के आधार पर, और वहां पर वोकेशनल स्किल्स वगैरह कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो वो M1 वीजा होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है, जो भी वोकेशनल कोर्सेज के लिए यूएसए में एंटर होते हैं। तो अगर F1 वीजा या M1 वीजा अगर इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर ऑनलाइन हो गए इन स्टूडेंट्स के, तो ये समझ लीजिए कि उनको वापस आना पड़ेगा, और अगर वो इन पर्सन क्लासेस उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो वहीं पर रह सकते हैं। तो ये बस बेसिक चीज थी जिसके बारे में एक जनरल एक सेंस जो है वो आप लोग को डेवलप होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करें गाइस, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कमिटमेंट्स अंडर UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी क्या हुआ है, चौथा एडिशन हम लोग को क्लाइमेट एक्शन का वर्चुअल मिनिस्टेरियल मीटिंग का देखने को मिला है, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हुई है क्लाइमेट एक्शन को लेकर, और ये चौथा एडिशन इसका वर्चुअल मीटिंग का सामने आया है। और इस मीटिंग को हेड किया है यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा के द्वारा। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा इस मीटिंग के आउटकम क्या हुए हैं, तो यहाँ पर जो चर्चा हुई है गाइस वो ये हुई है कि अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खराब होती जा रही है, राइट। कोरोना वायरस के चलते बिजनेस वगैरह सब ठप हो ही चुके हैं, तो फाइनेंशियल इश्यूज तो हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, सभी कंट्रीज को है। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज को कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने पेरिस एग्रीमेंट और UNFCCC के एग्रीमेंट्स के थ्रू, जो कि वहां पर लिखा गया था कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करेंगी, तो उस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री को प्रोवाइड कराएं, क्योंकि स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति पूरे दुनिया भर की काफी खराब है। तो इसलिए यहां पर यह चर्चा हुई थी कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करें,
ठीक है, तो ये चीज हम लोग को इस मीटिंग में देखने को मिली थी। यहां तक आपको बात क्लियर है? अब यही एक बड़ा कारण था गाइस जिसकी वजह से यूएसए ने इसे पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया था। आपको पता होगा हम लोगों ने कुछ समय पहले चर्चा करी थी कि यूनेस्को और पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए ने विड्रॉ कर दिया था। यूनेस्को के विड्रॉ करने की वजह अलग थी, ये वाली जो वजह है पेरिस एग्रीमेंट से जो इसने विड्रॉ किया था वो यही वजह है क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करना था और यूएसए का कहना यह था कि वो कोई सपोर्ट नहीं करेगी, वो अपनी कंट्री को पहले देखेगी। और जैसे कि आप जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू वेरियस टारगेट्स वगैरह होते हैं, इसको टेम्परेचर लेवल को इंक्रीज होने नहीं देना है हम लोगों को, तो ऐसे कुछ टारगेट्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यूएसए का कहना है कि अगर दुनिया भर में पोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए अकेला यूएसए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए यूएसए अपने पोल्यूशन लेवल को कम नहीं करेगा। तो इस प्रकार की चीजें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिली थी और उसने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का नारा गाया था वहां पर, बोला था कि हम लोग जो है वो सबसे पहले अमेरिका को देखेंगे, देन वी विल सर्व अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री को फिर बाद में सर्व करेंगे। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर यूएसए की तरफ से देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल एक आइडिया आपको होना चाहिए और ये वर्चुअल मीटिंग में ये वाली चीज हुई और ये इसके बारे में थोड़ी सी एक जनरल जानकारी होनी चाहिए कि अभी मीटिंग हुई थी तो उसमें किस बारे में डिस्कशन हुआ था, क्या विचार हुए थे, और ये एक मेन रीजन था यूएसए का विड्रॉ करने का। इसकी एक जनरल सेंस आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, अब गाइस बात करेंगे पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स को। अब देखिए इस न्यूज की चर्चा करें तो गोल्डन बर्ड विंग की यहाँ पर बात हो रही है। हिमालयन बटरफ्लाई है ये, हिमालय में ये बटरफ्लाई हम लोग को देखने को मिलती है और अभी बताया जा रहा है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बटरफ्लाई इसको घोषित कर दिया गया है। इससे पहले जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई थी वो सदर्न बर्ड विंग हम लोग को देखने को मिलती थी, बट अब जो है वो गोल्डन बर्ड विंग हम लोग को देखने को मिल रही है। और गोल्डन बर्ड विंग की जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से ज्यादा बड़ी होती हैं, जो मादा होती हैं वो नर से ज्यादा बड़ी हम लोग को देखने को मिलती हैं। और जो फीमेल गोल्डन बर्ड विंग जो है गाइस ये ज्यादातर हम लोग को उत्तराखंड के एरिया में देखने को मिलती है और मेघालय में ज्यादातर हम लोग को जो सबसे बड़े जो ये बटरफ्लाई है, तितली है जो सबसे बड़ी गोल्डन बर्ड विंग वाली, तो वो सबसे ज्यादा हम लोग को मेघालय के अंदर देखने को मिलती है और ये अभी वनखर बटरफ्लाई म्यूजियम में हम लोग को देखने को मिली है। थोड़ी सी चर्चा सदर्न बर्ड विंग के बारे में भी कर लेते हैं। तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर ये सदर्न बर्ड विंग हम लोग को देखने को मिलती है। ये सदर्न बर्ड विंग ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स में हम लोग को देखने को मिलती है, जो साउथ इंडिया का जो वेस्टर्न घाट्स है यानी कि लोअर रीजन वाला, राइट। और ये कर्नाटका स्टेट की स्टेट बटरफ्लाई है, कर्नाटका की स्टेट बटरफ्लाई सदर्न बर्ड विंग है, जो कि सबसे पहले मतलब इससे पहले गोल्डन बर्ड विंग जब नहीं थी, जब पता नहीं लगा था इसके बारे में, तो उससे पहले सदर्न बर्ड विंग को घोषित किया जाता था कि ये सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। बट अब सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई इंडिया के अंदर गोल्डन बर्ड विंग है, जो कि हिमालयन रीजन पर हम लोग को देखने को मिलती है, उत्तराखंड और मेघालय में। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को एक पता होनी चाहिए इसके बारे में, एक जनरल जानकारी। इसकी बात करें तो देखिए गाइस परमानेंट कमीशन जो है वो सभी वुमेन ऑफिसर्स जो है आर्मी के अंदर उनको प्रोवाइड करने की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी गई थी, तो उसमें अभी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते काफी कुछ काम वगैरह नहीं हो पाया है, तो 1 महीने का और एक्सटेंशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर दे दिया है परमानेंट कमीशन को लागू करने के ऊपर, राइट। तो देखिए अभी जो है वो आप लोग को इस पे नहीं पढ़ना, ये वाली न्यूज अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, ये जो परमानेंट कमीशन क्या होता है इससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोग को ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। ये 20 फरवरी 2020 को ये टॉपिक कवर कराया हुआ है। ये हमारा जो मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहां पर ये वाला आपको टॉपिक मिलेगा। ये ओनली करंट अफेयर में नहीं मिलेगा, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलेगा, जो जब उस समय मैं वहां पर करवाया करता था टॉपिक्स। तो ये वाला टॉपिक आप वहां पर फाइंड आउट कर लीजिए। आपको यूट्यूब के सर्च कॉलम पे बस सिर्फ इतना लिखना है कि 20 फरवरी 2020, 20 फेब 2020 अगर आप लिखेंगे उसके आगे ओनली करंट अफेयर भी लिख दो तो भी आ जाएगा सबसे टॉप में, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भी लिख दो तो अभी जो सबसे टॉप में जो वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। और इस वीडियो के अगर आप 13 मिनट 59 सेकंड पे जाओगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। इस टॉपिक में काफी डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में और भी काफी कुछ चीजें, परमानेंट कमीशन वगैरह पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको एक बार आप जाके देख लो, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा, जिनने ऑलरेडी जो है ये वाला टॉपिक कवर कर चुका है। ठीक है, और आज काफी कम न्यूज थी, आज सिर्फ इतनी ही न्यूज थी, बट आज आपकी जो टास्क है गाइस, पहला तो ये रिपीटेड न्यूज एक आई थी नमामि गंगे प्रोग्राम की, कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा करी थी कि वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन यूएस डॉलर जो है ये नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत जो है वो सपोर्ट के तौर पर जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये चीज न्यूज है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में पूरी चीज डिटेल में देखिए। पेरिस एग्रीमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यूएनएफ ट्रिपल सी, इन दोनों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन। एंड मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए हैं, तो सबसे पहले तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए
और अच्छा लगा है तो फिर अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर जरूर कर दीजिएगा, राइट। और ये हमारे पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर कंप्लीट जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एंड अभी आप लोग के लिए 2 मिनट का टेस्ट शुरू होने वाला है। ये टेस्ट जो है वो हमारे टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूँ। टेस्ट जो है वो हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है। तो अभी जो टेस्ट आएगा 2 मिनट की सीरीज है टेस्ट की, अभी शुरू होने वाली है। जैसे ही मैं बाय बोलूंगा वैसे ही ये टेस्ट की सीरीज शुरू हो जाएगी। इसमें से 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।